नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे अमेरिका के अंदर चुनाव की और जो कुछ भी वहां हुआ हिंसा उसके ऊपर। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस कोशिश में हमें आपके मदद की जरूरत है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी सदस्यता अभियान से जुड़ें, यानी सत्य हिंदी के सदस्य बने और आप बन सकते हैं हमें थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके, आर्थिक मदद करके, आर्थिक सहायता करके। अगर आप ऐसा करेंगे तो सत्य हिंदी के लिए आपकी एक बड़ी मदद होगी, साथ ही पत्रकारिता के लिए भी एक बड़ी मदद होगी। इसके साथ साथ एक और छोटी सी अपील। सत्य हिंदी का अब मोबाइल ऐप भी आ गया है। आपके पास अगर एंड्रॉयड फोन है तो आप इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके आप ये ऐप डाउनलोड करें और हमें उससे बहुत मदद मिलेगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। हमने आपसे शुरू में कहा था कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के ऊपर लगी हुई है। आज अमेरिका के नए चुने हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक तरीके से कांग्रेस की संस्तुति मिलनी थी, लेकिन उसके पहले वहां बहुत बड़ा हंगामा हो गया। हंगामा यह हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने संसद पर हमला कर दिया, संसद के अंदर घुस गए और एक तरीके से उन्होंने जो हुड़दंग मचाई है वो अमेरिका के इतिहास में आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। करीब 200 से ज्यादा साल हो चुके हैं अमेरिकी लोकतंत्र के, लेकिन इस तरीके की घटना पहले कभी नहीं हुई कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति हारने के बाद अपना पद छोड़ने को तैयार ना हो, अपने समर्थकों की भीड़ को इकट्ठा करे वॉशिंगटन में और उसके बाद वहां पर जाके भड़काऊ भाषण दे और यह कहे कि कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, हमारा चुनाव जो है वो चुरा लिया गया है। तो इस तरीके की बात करने के बाद उन्होंने कहा कि कैपिटल हिल की तरफ बढ़िए आप लोग, यानी कांग्रेस की तरफ बढ़िए। उसका नतीजा क्या देखने को मिला? थोड़ी देर के बाद ये जो ट्रंप समर्थक थे ये संसद भवन के अंदर घुस गए, जिनको कैपिटल हिल कहते हैं। वहां पर उन्होंने जम के तोड़फोड़ की। पुलिस को और नेशनल गार्ड को उनको कंट्रोल करने के लिए गोलियां चलानी पड़ी और 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अमेरिका के इस इतिहास में इस अशोभनीय घटना से पूरी दुनिया में एक बहस शुरू हो गई है। शुरू ये हो गई है कि क्या लोकतंत्र का जो सबसे पुराना स्तंभ है, अगर वहां ऐसा हो सकता है तो देश के, दुनिया के दूसरे देशों के लोकतंत्र में भी क्या इस घटना के होने की आशंका से इनकार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की तारीख में एक चीज जो कम से कम ठीक हुई है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने अंततः ये मान लिया है कि चुनाव हार गए हैं। उन्होंने कंसीड कर लिया है, जो अमेरिका की भाषा में कहा जाता है। और अब जो बाइडेन कमला हैरिस के साथ अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति होंगे। लेकिन जो हिंसा का वातावरण जो तांडव हुआ है, इससे पूरा अमेरिका शर्मसार है और इसके बारे में विश्लेषण किया जा रहा है आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसी मसले बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर एस.टी. मुनी, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, साथ ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लंबे समय तक प्रोफेसर रहे हैं। प्रोफेसर मुनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जो घटना हुई है कैपिटल हिल में, क्या आपको इस बात की आशंका थी? किसी को इस बात की कोई आशंका नहीं थी। लोग ये जरूर डर रहे थे कि ट्रंप कुछ करेंगे, व्हाइट हाउस से निकलेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, ये सब बातें थी। थोड़ी सी आपको लेकिन जो आवाज हुआ ऊंची है, करनी पड़ेगी सर, थोड़ी सी। ये इस बात की गुंजाइश किसी के दिमाग में नहीं थी। ये जरूर लोग सोच रहे थे कि ट्रंप व्हाइट हाउस से निकलेंगे नहीं, कुछ ऐसा उधम जरूर करेंगे। लेकिन इस तरह की हिंसा करना और इस तरह से लोगों को भड़काना, जिसको प्रेसिडेंट बाइडेन ने इंसर्जेंसी का नाम दिया है, वो किसी को उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि उनके अपने बहुत सारे जो नजदीकी लोग हैं वो इससे त्रस्त होकर उन्होंने इस्तीफा भी दिया है और इस बात की भर्त्सना भी की है। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था और ये, जैसा आपने ठीक कहा, अमेरिकन इतिहास में एक बिल्कुल अनहोनी घटना है जिसकी किसी ने कल्पना शायद नहीं की थी। जी, अभी तक बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होता रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 6-7 महीनों से अमेरिका में इस बात को लेकर चिंता थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार जाते हैं तो शायद वो कुर्सी खाली ना करें, और इस पर बहुत लिखा भी गया। और यह भी लोगों ने कहा कि अगर वो नहीं हटेंगे तो वैसे में क्या किया जाना चाहिए उनको हटाने के लिए। तो ये अप्रत्याशित तो बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा एक बार पहले हो चुका है। मुझे ठीक से साल याद नहीं है, 1993
30 में या पता नहीं एक बार ऐसा हो चुका है, जबकि हारने वाले प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस से हटने के लिए मना कर दिया। होता दरअसल ये है आशुतोष कि अमेरिकी सिस्टम में जब तक प्रेसिडेंट का टर्म है, तब तक सारी संस्थाएं उनको लॉयल्टी के साथ में मानेंगी बात को। लेकिन जिस दिन उनका टर्म खत्म हो जाता है, यही FBI वाले, सिक्योरिटी वाले, दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अपना हाथ झाड़ लेंगे और जो नया राष्ट्रपति होगा उसकी बात सुनेंगे। ऐसा पहले हुआ है और लोग आशा कर रहे थे, ऐसी शंका कर रहे थे कि अगर ट्रंप ने व्हाइट हाउस से जाने से मना कर दिया तो उनके साथ भी यही हाल होगा। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि ट्रंप लोगों को भड़काएंगे और उनको हिंसा पर उतारू करेंगे। लेकिन अगर ट्रंप का इतिहास अगर आप देखें, जब से वो राष्ट्रपति बने तब से वो भड़काने वाली बातें ही कर रहे हैं, हर संस्था पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, संस्था पर सवाल भी नहीं खड़े कर रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो ऐसी बातें कह रहे हैं जो हुई नहीं है, जो तथ्य नहीं है, जो सत्य नहीं है, और सिर्फ अपनी बात को मनवाने के लिए या अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए जो मर्जी वो कह रहे हैं। ऐसी बात अभी मैं जैसे कह रहा हूं, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने भी मानी है। देखा आपने, एन वक्त पे उन्होंने कोशिश की थी कि अपने वाइस प्रेसिडेंट को भी, उपराष्ट्रपति को भी ये कहे कि वो इलेक्शन रिजल्ट्स को नहीं माने और वापस स्टेट्स को भेज दें, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट पेन ने ऐसा नहीं किया। तो यहां तक राष्ट्रपति चले गए, ट्रंप चले गए कि अपने साथियों को भी दबाव डालने की कोशिश करने लगे जो उनके साथ नहीं थे, जो क्योंकि उनका पक्ष एक लेजिटिमेट, एक संवैधानिक पक्ष नहीं था। जी, अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में माना जाता है कि ये बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी है, लेकिन इतनी मैच्योर डेमोक्रेसी में एक ऐसा शख्स राष्ट्रपति बन जाता है, 4 साल तक वो राष्ट्रपति रहता है और उसके बाद इस तरीके की हिंसा को उकसाता है। आपको क्या लगता है, ये डोनाल्ड ट्रंप की अपनी प्रॉब्लम थी या अमेरिकन सोसाइटी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ऐसा शख्स राष्ट्रपति भी बनता है और हिंसा भी करता है? ये देखिए, अमेरिकन सोसाइटी में पोलराइजेशन हो रहा है, उसके बिना ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बनते, क्योंकि उनका जो एजेंडा था वो व्हाइट अमेरिकन्स का रेशियल एजेंडा था एक तरह से। और ये कहने के लिए अमेरिका फर्स्ट तो उन्होंने कहा, जो वैसे ठीक लगता है, लेकिन अमेरिका फर्स्ट में उन अमेरिकन्स की बात कर रहे थे जो व्हाइट अमेरिकन्स है, ब्लैक्स की या दूसरी जो कम्युनिटीज वहां पर है, जिसके आधार पर अमेरिका की उन्नति हुई है, प्रगति हुई है, उनको अलग थलग करने की बात वो शुरू से कह रहे थे। इमिग्रेशन के वो खिलाफ थे, दूसरी रेसेस के खिलाफ थे, चीनी, चाइनीज, इंडियंस, मैक्सिकन्स, लैटिन्स, इन सब के वो खिलाफ थे। और इसी आधार पर उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या वोट बैंक जिसको आप कह सकते हैं, वो बनाने की कोशिश की। तो उसमें उन्होंने हिंसा डाली, पोलराइजेशन डाला, विभाजन की प्रवृत्ति डाली, और शुरू से ही वो इस बात पे एम्फेसाइज दे रहे थे उनकी सारी नीतियों में। ये स्पष्ट रूप से सामने आ रहा था कि वो एक अमेरिका के एक सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, संपूर्ण अमेरिका के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के बारे में कहा जाता है वो तो सबको गले लगाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो। और अमेरिका एक कहते हैं ना कि वो ऐसे ही लोगों का बना हुआ मुल्क है। उस मुल्क के अंदर अगर कोई विभाजनकारी बातें करता है तो क्या अमेरिकन सोसाइटी बदल गई है पिछले दिनों? नहीं, मैंने कहा ना, पोलराइजेशन हुआ है, लेकिन आशुतोष, द फैक्ट कि उन्होंने अब की बार अमेरिका ने जो बाइडेन को चुना है, कमला हैरिस को चुना है, अब की बार उन्होंने ट्रंप को हराया है, और ट्रंप के आखिरी वक्त तक ये प्रयास को कि इलेक्शंस को नकारा जाए उसको नहीं माना है। उनके अपने प्रेसिडेंट ने नहीं माना है, उनके रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे लीडर्स ने नहीं माना है, बहुत सारे सेनेटर्स ने नहीं माना है। इस बात का द्योतक है कि अमेरिका में जो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की अभी भी है, जबकि ट्रंप उसमें एक डिस्टॉर्शन की तरह उभरते हैं। और उम्मीद की जाए, जैसा कि बाइडेन का स्लोगन है कि ये मैं सभी का राष्ट्रपति हूं, मैं एक डेमोक्रेट्स का राष्ट्रपति नहीं हूं, और वो कह रहे हैं अब अमेरिका को जोड़ना होगा क्योंकि अमेरिका टूट रहा, अमेरिका पोलराइज हो रहा है। इस बात को इंगित करता है कि अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है वो अभी ध्वस्त नहीं हुई है।
हालांकि ट्रंप उसमें एक बहुत बड़े डिस्टॉर्शन को सूचित करते हैं, संकेतित करते हैं। आप कह रहे हैं कि एक डिस्टॉर्शन है, एक एबरेशन है, लेकिन अमेरिकन सोसाइटी क्यों एबेरेशन पोलराइज क्यों हो छोटा रही है? लफ्ज है, डिस्टॉर्शन बड़ा लफ्ज है, हाँ, क्योंकि क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अमेरिकन सोसाइटी क्यों पोलराइज हो रही है? क्या उसके आर्थिक कारण है, क्या उसके सामाजिक कारण है, या अमेरिका के अंदर समृद्धि कम हुई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा? उसके आर्थिक कारण है। जो जो स्लोगन था ट्रंप का व्हाइट अमेरिकन के लिए, वो एम्प्लॉयमेंट को लेके था। ये कहा कि जो आर्थिक प्रगति हुई है उसका सारा असर अमेरिकन को नहीं मिल रहा है। जो व्हाइट अमेरिकन है वो पढ़ते लिखते नहीं है, स्किल्स नहीं है, इसलिए उनको आज के जो ग्लोबलाइजेशन की जॉब्स है वो नहीं मिलती है। तो उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। और 2008 से आपने पहले भी इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, लेकिन 2008 से अमेरिका की इकोनॉमिक क्राइसिस स्पष्ट रूप से है। वैसे जो रेशियल हेट्रेड का प्रश्न है जी। वो अमेरिका से पूरी तरह कहीं खत्म नहीं हुआ। आप याद कीजिए, जब ओबामा का इलेक्शन हुआ था तब भी लोगों ने कहा था कि लोग ओबामा को काम नहीं करने देंगे, वो ब्लैक है। उनके मुस्लिम होने पे, ब्लैक होने पे, नाइजीरियन रिलेशंस पे बहुत सारे सवाल लोगों ने उठाए। धीरे धीरे वो शांत हो गए, जी। लेकिन जो एक स्ट्रीक है, अंडर करंट जो है रेशियल डिवीजन का और रेशियल हेट्रेड का, वो अमेरिका में पूरा खत्म नहीं हुआ। चाहे वो अब्राहम लिंकन ने जितनी भी कोशिश की हो, अमेरिका यूनाइटेड रहा है, हम्म। लेकिन वो प्रवृत्ति जो है एक तरह से सुबकती रही है, सुलगती रही है। और उस प्रवृत्ति का विभत्स रूप आप ट्रंप के रूप में देख सकते हैं आज। अब आगे क्या होगा इस पे डिपेंड करेगा कि जॉन बाइडेन अपनी प्रेसिडेंसी को कैसे चलाते हैं। ये जो दरार अमेरिकन सोसाइटी में, अमेरिकन इकोनॉमी में इनइक्वालिटी की दरार पड़ गई है, जी। उसको किस तरह से ब्रिज करने की कोशिश की जाती है। अगर जॉन बाइडेन इसमें सफल नहीं होते हैं हम्म। तो ये दरार और अधिक विभत्स होगी। अगर वो सफल हो जाते हैं तो शायद अमेरिका की स्पिरिट वापस रिवाइव होने लगेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप भले ही हार गए हैं, लेकिन 7 करोड़ 42 लाख वोट उनको मिले हैं, और अमेरिका के इतिहास में किसी भी हारे हुए राष्ट्रपति को या किसी भी हारे हुए कैंडिडेट को कभी भी इतने वोट नहीं मिले। और ये वो वोट है जो डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कमियों के बावजूद भी उनके उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहा, हिंसा करने के लिए तैयार हो रहा। तो क्या यह माना जाए कि पिछले दिनों ये प्रवृत्ति बढ़ी है? दूसरी बात, क्या अमेरिका एक नए गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? भाई मैंने कहा ना कि ट्रंप ने इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पाला है। हम्म। तो जो ये प्रवृत्ति थी उसको उसको सुदृढ़ किया है, उसको मजबूत किया है, हम्म। जिसका रिफ्लेक्शन उनको जो वोट मिले हैं उनमें है। हम्म। लेकिन मैं आपसे एक एक फुटनोट इसमें लगाना चाहता हूं हम्म। कि वो प्रवृत्ति जब विभत्स रूप धारण कर गई हम्म। तो बहुत सारे रिपब्लिकन ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। हम्म। आज अगर रिपब्लिकन पार्टी का या इवन बहुत सारे जो उनके सपोर्टर्स हैं, देखिए इतनी जो 74 मिलियन के करीब उनको वोट मिले हैं ऐसा मानते हैं। जी। अगर उसमें से आप 4 मिलियन लोग भी जमा हो गए तो उसका प्रदर्शन तो बहुत बड़ा होगा, हम्म। लेकिन वो मेजोरिटी नहीं है। हम्म। तो हम्म। हमको ये देखना पड़ेगा। मैं अपनी आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड अभी भी, कि ठीक है। आइंदा से क्या होता है कि ये प्रवृत्ति जरूर सुदृढ़ हुई है। ट्रंप ने उसको जानबूझ के अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए किया है, लेकिन ये प्रवृत्ति कितनी जड़ें जमाई हुई है ये देखना पड़ेगा, अगर उनको आगे ठीक किया जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल। रिपब्लिकन पार्टी जो अमेरिका की ओरिजिनल पार्टी है, जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने एक तरीके से अमेरिका के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, उस पार्टी में भी कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं, और जो कांग्रेस की बैठक में, सेनेट की बैठक में वो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव के अंदर अनियमितता हुई है, गलतियां हुई है। टेड क्रुच जैसे लोग जो ट्रंप के कट्टर विरोधी थे, आज वो खुलकर आ रहे हैं, जबकि 40 मुकदमे ऐसे थे जिसमें साफ हो गया कि कहीं किसी तरीके की कोई अनियमितता नहीं हुई है। तो ये सिर्फ जनता की प्रॉब्लम नहीं है, ये रिपब्लिकन पार्टी की भी तो प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है। ऐसा क्या मजबूरी है कि रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता, पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे? नहीं, रिपब्लिकन पार्टी इस मुद्दे पे डिवाइडेड है। देखिए दोनों तरह के लोग हैं। हम्म। रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स भी वो है जिन्होंने वोट को नकार करने से मना कर दिया। हम्म। आप इसको मत भूलिए। जो जो
कॉन्स्टिट्यूएंसी जो स्टेट्स के लिए बात कही थी, उसमें रिपब्लिकन्स ने कहा, रिपब्लिकन गवर्नर्स ने कहा कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, जो वोट हो गया है उसको माना जाएगा। तो दोनों तरह के लोग हैं, और ये आप आशुतोष किसी भी राजनीतिक दल में देख सकते हैं, जिसमें हमेशा दो तरह के पहलू आपको नजर आएंगे। एक वो जो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, एक वो जो उसूलों के साथ रहना चाहते हैं। और वो अब केवल अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का ही प्रश्न नहीं है, कहीं की भी बड़ी पार्टी, आप कांग्रेस को देख लीजिए, आप बीजेपी को देख लीजिए, आप दूसरे देशों की पार्टीज को, लंदन में जाके वहां लिबरल्स को और उनको देख लीजिए, ये इस तरह का फर्क आपको नजर आएगा। तो ऐसे लोगों को गिना, वही सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बात को आंकना भी जरूरी है। बिल्कुल। ऐसे लोग हैं, इसको नहीं नकारा जा सकता। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, क्योंकि इस तरीके की बातें वहां के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स कर रहे हैं कि जो इन्होंने किया है ये एक तरीके का सेडिशन है, एक तरीके का जो संविधान की शपथ ले रहा है वही संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, लोगों को उकसा रहा है, संसद पर हमले की बात कर रहा है। आपको क्या लगता है? इसका केस तो बनता है, दो तरह से बनता है। एक तो इस पे बनता है कि उन्होंने सारी चुनाव प्रणाली को सैबोटाज और सबवर्ट करने की कोशिश की। पब्लिकली उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए कि इस वोट को मत मानिए। उन्होंने लॉबिंग की, प्रेशराइज किया। तो जो इलेक्शन प्रोसेस है, जिससे वो खुद पिछली बार जीत के आए थे, उसको उन्होंने सबवर्ट करने की कोशिश की, एक बहुत बड़ा चार्ज बनता है। और दूसरा उससे भी बड़ा चार्ज ये बनता है कि उन्होंने लोगों को उकसाया हिंसा करने के लिए, और वो भी संवैधानिक संस्थाओं पर, कांग्रेस पर, आमतौर पे नहीं। तो चार्ज तो बनता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 25th है, जिसके अंडर प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, वो कॉम्प्लेक्स है। उसमें राष्ट्रपति इस्तीफा दे, नकार हो जाए, काम करने काबिल नहीं रहे, बीमार हो जाए, तो दूसरी अवस्था है। लेकिन एक क्लॉज जो अमेंडमेंट किया गया था 25th, उसमें ये कहा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट अगर मिलकर राष्ट्रपति को डिसेबल्ड मान ले, तो उसको इम्पीच किया जा सकता है। और उस हालत में इम्पीच की भी जरूरत नहीं, अगर कैबिनेट और उपराष्ट्रपति ऐसा कहें, तो वो राष्ट्रपति हटा दिया जाएगा और उपराष्ट्रपति उसकी जगह राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो इस प्रावधान को लेके लोग बात कर रहे हैं कि इसको लगाया जाए। लेकिन देखिए, 20 जनवरी को उनको शपथ दिलाई जानी है। आज 7-8 हो गई है, 12-13 दिन है। इन दिनों में ये सब होगा नहीं होगा, ये अलग बात है, लेकिन उसका प्रावधान है। और अगर रिपब्लिकन पार्टी के लोग माने कि ऐसा करना है, उनकी कैबिनेट, ट्रंप की अपनी कैबिनेट और अपने उपराष्ट्रपति माने, तो हो सकता है। क्या उनको जेल भेजा जा सकता है भीड़ को उकसाने के आरोप में, सेडिशन के आरोप में? नहीं, उसको चार्जेस लगा के वो तो कोर्ट में जाना पड़ेगा ना। अभी तो उसका फैसला नहीं होगा कि अदालत क्या कहेगी, लेकिन प्रमाण है ऐसा, प्राइमा फेसी केस बनता है, मैं ऐसा मानता हूँ। आपको लगता है प्राइमा फेसी केस बनता है? ये जो अब नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है ना, लेगेसी जो भड़काने वाली स्पीच है, उससे प्राइमा फेसी केस बनता है। लॉबिंग की जो स्पीच है, स्टेटमेंट्स हैं और टेलीफोनिक कॉल जो अखबारों में आ गए हैं, उनसे ये बात साफ बनती है कि इन्होंने कहीं न कहीं सारी व्यवस्था को नकारने की कोशिश की है। मैं इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि बिल क्लिंटन के ऊपर यह आरोप था सेक्सुअल चार्ज का, लेकिन वो उससे ज्यादा ये था कि परजरी का केस था, जो उनके ऊपर जो इम्पीचमेंट का पूरी प्रोसीडिंग की गई वो परजरी को लेकर थी कि आपने शपथ लेकर आपने झूठ बोला। तो यहां एक आदमी संविधान की शपथ ले रहा है और उसके बाद संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा अपराध हुआ। नहीं, ये झूठ, इनके ऊपर झूठ बोलने का आरोप तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन लेट अस नॉट फॉरगेट कि इनके ऊपर इम्पीचमेंट शुरू हुआ था और वो सफल नहीं हुआ। लेट अस आल्सो नॉट फॉरगेट, ये पॉलिटिक्स डिसाइड करेगी वहां की पार्टीज की, रिपब्लिकन और जिस तरह की संस्था है। लेकिन उसके अलावा पॉलिटिक्स के अलावा कोर्ट्स भी डिसाइड करेंगे कि कहां तक ये चार्जेस बनते हैं। इसके बारे में कोई स्पष्ट राय मैं दे दूं, ऐसा मुझे संभव नहीं लगता। आप अमेरिकन पॉलिटिक्स को करीब से देखते हैं, रिपब्लिकन्स के लिए क्या मैसेज है? क्या रिपब्लिकन्स का इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होना पूरे 4 साल तक, और अभी भी बहुत सारे जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, वो एरिजोना के रिजल्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं, पेंसिल्वेनिया के रिजल्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि अदालतों से उनको साबित नहीं हो पाया है?
देखिए, ये विवाद रिपब्लिकन पार्टी में अंदर ही अंदर गहराएगा और लीडरशिप का सवाल गहराएगा इसी बात पर। उसूल और सत्ता के जो दो पहलू हैं उनके ऊपर डिबेट होगी और रिपब्लिकन पार्टी जैसी आज है वैसा मैं समझता हूं नहीं रह सकेगी जो डिबेट होगी। और उसमें जो पोलराइजेशन सिर्फ वो व्हाइट अमेरिकन और दूसरों के बीच में नहीं हुआ है, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी पोलराइजेशन है। और उसका नतीजा क्या होता है, कौन सी रिपब्लिकन पार्टी, जैसे आप दूसरी कई सारी पार्टियों में जहां अंतर्द्वंद हो रहा है उनको देख के बता सकते हैं कि उसका जो भविष्य क्या होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि अंदर वो लीक है कि हमें उसूलों के साथ रहना है या सत्ता के साथ रहना है। अगर सत्ता के साथ रहने वाला पक्ष हावी होता है तो रिपब्लिकन पार्टी का कैरेक्टर बिल्कुल बदल जाएगा। बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल, जो बाइडेन ने जो कैबिनेट बनाई है, जिस तरीके के लोगों को सेलेक्ट किया है, ये इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की, चाहे वो इमिग्रेंट्स हों, चाहे वो लैटिन अमेरिकन हों, चाहे वो अश्वेत लोग हों, और ऐसे बहुत महिलाएं को भी संख्या उनकी कैबिनेट पे ज्यादा है। यानी बिल्कुल वो पॉलिटिक्स या वो सरकार बनाई है जो बाइडेन ने, जो ट्रंप का जो कोर वोट बैंक है वो उसको या तो नफरत करता है या उसको पसंद नहीं करता है। ये सही बात है जो ऐसा कहा, लेकिन मत भूलिए कि ट्रंप ने तो बाइडेन के खिलाफ भी कहा था। उन्होंने कहा था इस ऐसे प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर मैं हार गया मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। तो उन्होंने एक उनकी कैबिनेट नहीं, प्रेसिडेंट से ही एनीबडी हु कंटेस्टेड ट्रंप, उन्होंने उसकी भर्त्सना की है। और ये सही है, उससे अभी भी इस संभावना से नकारा नहीं जा सकता कि ट्रंप अभी भी लोगों को भड़काएंगे और कहेंगे कि ये देखिए कमला हैरिस जैसे लोग हैं, वो इमिग्रेंट्स माइग्रेंट्स लोग आए हुए हैं, औरतें हैं, इसलिए सरकार ठीक नहीं चलेगी। वो चला सकते हैं, लेकिन अमेरिकन व्यवस्था के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस तरह से वो इस चैलेंज को, एक बड़ी चुनौती है, उस चुनौती को का सामना किस तरह से करती है। ये आशुतोष आने वाले 2-5 महीने में साफ होने लगेगा, उसकी दिशाएं किस तरफ जाएंगी। भारत के लिए क्या संदेश है, क्योंकि जिस नफरत की राजनीति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाई है, लगभग उसी तरीके की चीजें हिंदुस्तान में भी हो रही हैं। मैं बार बार जब दूसरी पार्टियों की बात कर रहा था तो हिंदुस्तान की पार्टियां ही मेरे दिमाग में थी, मैं उनको लाना नहीं चाहता था क्योंकि अमेरिकी डिस्कशन है। लेकिन जहां तक संभावना है, देखिए मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया कि उन्होंने डेमोक्रेसी की तारीफ की है और उन्होंने अमेरिकन इलेक्शंस में ये कहा है कि बाइडेन का पक्ष ज्यादा मजबूत है, बजाय इसके कि जैसा लोग पहले कह रहे थे उनकी पर्सनल इक्वेशंस यहाँ थी वहां थी, कोई नहीं है। आशा है कि जो भारत के नेता हैं वो अपने द्वारा कहे गए उसूलों पे कायम रहेंगे। मैं इतनी बात कह के उसको रोक देता हूं। बाकी क्या होगा भारत में भी, लोग इमरजेंसी से आजकल कंपेयर करते हैं स्वतंत्रता डिसेंट के खिलाफ। देखिए प्रणब मुखर्जी ने क्या लिख दिया कि डिसेंट नहीं मानते हैं, तो वो बड़ा प्रश्न है, किसी और दिन उस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।